कन्या राशि के जातक जिनके राशि के स्वामी बुध अभी वक्री हो रहे हैं, और सिर्फ बुध ही वक्री नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब 5 ग्रह वक्री हैं। उन 5 ग्रहों में से राहु और केतु तो देखिए हमेशा ही वक्री रहते हैं। बाकी जो 3 ग्रह हैं उनमें बुध वक्री हैं, मंगल वक्री हैं और बृहस्पति वक्री हैं। तो वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो हम सब पर डेफिनेटली होगा। अब सवाल ये कि जो प्रभाव है ये कैसा रहने वाला है, अच्छा होगा या बुरा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कि कैसा रहेगा ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर मैं टोटलिटी में बात कहूँ तो ये जो वक्री ग्रह हैं ये कुछ बुरा नहीं करने वाले हैं। कारण जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनका शुभत्व बढ़ता है, और जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो उनका क्रूरत्व बढ़ता है। तो जो ग्रह वक्री हो रहे हैं, देखिए राहु की तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बाकी 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं उनमें बृहस्पति और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं, तो उनका शुभत्व बढ़ेगा। रही बात मंगल की, तो मंगल नीच के हो रहे थे कर्क राशि में। अब जब मंगल वक्री हो गए हैं तो उनके नीच के होने से जो उनके दुष्प्रभाव या कुप्रभाव आप पर होने वाले थे, उन कुप्रभावों को उनके वक्री होने ने अब खत्म कर दिया है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये महीना कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा है आपके लिए। मैं शुरू करती हूँ फर्स्ट हाउस से। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे बाकी सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। शुरू करें फर्स्ट हाउस से। तो कन्या राशि जिसके स्वामी बुध हैं, वहाँ पर केतु आपके फर्स्ट हाउस में। देखिए जी, केतु यानी साधु, केतु जिसका कि सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है। अब जहाँ धड़ है वो सिर्फ हृदय से सोचता है, उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो राहु है, वो तो आपके 7th हाउस में है। तो जब 7th हाउस में आऊँगी तो उसकी बात करूँगी। फिलहाल केतु की बात करें तो केतु साधु, केतु अलगाव, केतु विरक्ति, केतु मोक्ष, केतु खोज, केतु सर्च, केतु इंट्यूशन। तो जब तक केतु यहाँ रहेंगे आपको अध्यात्म की ओर लेकर के जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, ये आपको खोज करने पर मजबूर करेंगे। खोज अपने खुद की, अपनी आत्मा की, अपने मन की, अपने शरीर की, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की, अपने बंधु बांधवों की, अपने जॉब की, हर चीज़ की। क्योंकि देखिए राहु बड़ी बड़ी चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट, हवाई जहाज, बड़ी बड़ी मशीनें। केतु माइक्रो, मिनी माइक्रो, मिनी माइक्रो, बिल्कुल डेप्थ में लेके जाते हैं रिसर्च में। उसके अलावा आपको इंट्यूशंस बहुत होंगे, होने वाली चीज़ों का पूर्वाभास होगा, बहुत सारी चीज़ें बिना किसी के बताए, बिना किसी के कहे समझ आ जाएंगे। और ये एक समय ऐसा है जब आप भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से आपका इस समय मोह छूट जाए, मोह भंग हो जाए। वो मोह भंग किसी से भी हो सकता है, माँ से, पिता से, बहन से, भाई से, संतान से, पत्नी से, पति से, मित्रों से। ये एक ऐसा समय है जो आपको अलूफनेस की तरफ लेकर के जाएगा, अकेलेपन की तरफ। आप एकांत में रहना पसंद करेंगे, विचार करना पसंद करेंगे, और जिन लोगों की असलियत जो है वो बहुत खुल कर के आपके सामने आएगी। बात करें दूसरे, अच्छा वैसे भी सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से इस समय केतु गुजरेंगे। तो जब केतु सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो क्या होगा, केतु और सूर्य मित्र नहीं है, ये सब जानते हैं। अब जब केतु सूर्य के नक्षत्र से गुजरेंगे तो क्या होगा, एक प्योरिफिकेशन होगा। सोने को जब हम आग पर तपाते हैं तभी ना कुंदन बनता है, तो ये कुंदन बनने का समय है। आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप भ्रम में जी रहे थे वो भ्रम टूटेंगे बहुत बड़े बड़े आपके, और वास्तविकता जब सामने आएगी। देखिए भ्रम जब टूटता है तो दुख तो होता है, दर्द तो होता है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि तब तक हमें चीज़ें क्लियर हमारे सामने आ चुकी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी आएगी, आपको समझ आएगा कि सच्चाई ये है, और उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ जीना सीखेंगे। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर में, पंचम भाव में। देखिए दूसरा भाव धन, धन का संचय, कुटुंब, वाणी, खान पान, इन चीज़ों को सिंबलाइज करता है।
जब दूसरे का स्वामी पांचवें में बैठा हो तो पांचवा जो भाव है वो संतान, विद्या, बुद्धि और हमारे पूर्व जन्म के कर्म। मैं नक्षत्र पर एक वीडियो बहुत अच्छा सा बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जब कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र से गुजरता है तो किस तरह हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो वहाँ लॉकर में रखे हुए हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र 27 लॉकर हैं, उनमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को अलग अलग लॉकर में रख दिया गया है। तो जब कुछ नक्षत्र वहाँ से जब कोई प्लेनेट वहाँ से गुजरता है तो वो उस लॉकर को खोलता है और हमारे जो भी कर्म हैं, अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे, उनका फल हमको मिलता जाता है। तो अभी जब कोई वही स्थिति किसी प्लेनेट की तब होती है जब वो अपने मित्र के घर में या शत्रु के घर में बैठता है। तो शुक्र क्योंकि मित्र के घर में है, दूसरे का स्वामी पांचवें में, कुटुंब में वृद्धि, संतान से सुख, धन का आगमन संतान से या संतान को आपसे मिलेगा। उसके अलावा आपके संबंध मधुर होंगे संतान के साथ। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय। कारण शुक्र ही तो जन्म है, शुक्र ही तो वीर्य का कारक है। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए। जिनको इनफैक्ट प्रॉब्लम्स हो रही थी कंसीव करने में, वो अब इस समय ट्राई कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। उसके अलावा धन का संचय होगा क्योंकि शुक्र तो धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, संपदा के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, सुख के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं और पंचम भाव प्रेम का कारक है। तो आपके प्रेम प्रसंगों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व होंगी। आपके प्रेम प्रसंग विवाह की तरफ अगर आप लेके जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, धन के संचय के लिए, धन के आगमन के लिए भी और धन के संचय के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप कहेंगे मैडम 11वें घर में तो मंगल बैठा हुआ है नीच का होकर के और वक्री हो रहा है, तो जो मैंने शुरू में बताया कि उसके नीच के प्रभाव को वक्री होने ने खत्म कर दिया है, उस पर जब मैं आऊँगी तब और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगी। पर धन का आगमन भी होगा और धन का संचय भी होगा और कुटुंब में प्रेम, कुटुंब में सामंजस्य, संतान के साथ सामंजस्य, चीज़ें बढ़ेंगी। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में वृश्चिक राशि में सूर्य अपनी मित्र राशि में है 15 दिसंबर तक। 15 के बाद सूर्य आपके आ जाएंगे 4th हाउस में। यहाँ पर बुध भी हैं जो आपकी राशि के स्वामी है राजकुमार, वो राजा की गोद में बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस पराक्रम, 3rd हाउस कम्युनिकेशन, बुध कम्युनिकेशन के स्वामी हैं। यहाँ पर राहु की नवम, शनि की दशम और बृहस्पति की 7th दृष्टि है। जो भी मेहनत आप करेंगे, तीसरा घर पराक्रम, छोटे बहन भाई, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, तो जो भी काम आप करेंगे उसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप कहेंगे मैडम बुध तो वक्री है, अस्त है 11 तारीख तक, लेकिन उसके बाद हालांकि बुध वक्री और अस्त अवस्था में भी क्योंकि सूर्य के साथ हैं तो उनका जो वक्री और अस्त होने के कुप्रभाव या दुष्प्रभाव थे वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाते। फिर भी जब वक्री और अस्तों में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसके बाद 11 तारीख के बाद चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। इंटरनेट से आपको फ़ायदा होगा, आईटी में फ़ायदा होगा, जो लोग एचआर में हैं उनको बेनिफिट होगा, जो लोग किसी भी प्रकार से मीडिया में कम्युनिकेशन की जो ऑकल्ट में है, कम्युनिकेशन में किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या कहीं आपकी चीज़ें बिगड़ी हुई थी उनको अपने कम्युनिकेशन से आप सुधार पाएंगे। बात करें आपके चौथे भाव की, तो चौथे भाव में धनु राशि है जहाँ सूर्य 15 तारीख से आ जाएंगे। देखिए जो चौथा घर है वो हृदय स्थान है काल पुरुष का, है ना। तो यहाँ सूर्य का होना थोड़ा सा बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक प्लेनेट की कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ कमियाँ, तो सूर्य को यहाँ होना थोड़ा सा हृदय के लिए ख्याल रखिएगा, माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। आपको जो पब्लिक डीलिंग में उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये पब्लिक का घर है और सूर्य यानी राजा, तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा। इलेक्शन वगैरह के लिए जो लोग ट्राई करना चाहते हैं या किसी भी वे में पब्लिक से अगर आप डील कर रहे हैं तो यश, मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, राज्य से इस समय मिलेगा। और यहाँ रह करके पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है जहाँ सूर्य कारक होते हैं, तो राज्य से सुख, नौकरी में सुख, प्रमोशन, जो आपको चाहिए वो इस समय मिलेगा। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि शुक्र हैं मकर राशि में, शनि की राशि में मित्र के घर बैठे हुए हैं, बड़ी सुखद अवस्था में है। और यहाँ पर केतु की पंचम और बृहस्पति की 9th दृष्टि, जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है उसको अमृत दृष्टि कहा गया है वेदों में। वेद कहते हैं कि वो अमृत दृष्टि है। तो एक तो शुक्र ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं जो कि सुख, प्रेम, संपदा, जीव के कारक बृहस्पति के साथ शुक्र भी हैं, तो और ऊपर से बृहस्पति की 9th दृष्टि, तो संतान के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। विद्या और बुद्धि के लिए बहुत अच्छा समय। आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ये एक वो समय है जब आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म फलित होंगे। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो ये 12 घर हैं आपके हॉरोस्कोप के, इनमें और जो 27 नक्षत्र हैं उनमें हमारे ही कर्म
पूर्व जन्म के, या उस जाने लाखों करोड़ों जन्मों से हम होकर के आए, किस किस जन्म के कौन कौन से कर्म का है, लेकिन ये लॉकर्स हैं, इनमें है। जब प्लैनेट्स इन नक्षत्रों से, इन घरों से गुजरते हैं तो वो रिजल्ट्स मिलते। तो ये क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, पांचवा जो घर है। तो 5th हाउस में इस समय जब बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा कि जो एफर्ट्स आप करेंगे उसके रिजल्ट्स मल्टीपल टाइम्स आपको इस समय मिल जाएंगे, क्योंकि जो थ्रस्ट है, जो ताकत है, वो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म भी लगा रहे हैं। बात करें आपके 6th हाउस की, तो छठे घर में शनि मार्गी हो गए हैं वक्री से, ये एक बहुत अच्छी बात है। छठा घर आपका रोग ऋण और शत्रु का घर है। शनि वक्री थे, बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए, बहुत कुछ बोला है, और उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जो आपको लेसन सिखाने थे वो सिखा चुके हैं, और अब जब मार्गी हो गए हैं तो जो लेसन आपको पिछले 139 डेज में झूला झुलाया था ना इन्होंने जोर जोर से, अब उसका समय आ गया है रिजल्ट्स का। तो रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ शत्रु हंता है शनि, ऋण से छुटकारा देंगे, रोग से छुटकारा देंगे। शनि एक वृद्ध ग्रह हैं, दीर्घायु के कारक हैं। तो जब वो छठे घर में या 8वें घर में होते हैं तो क्या करते हैं, रोगों से छुटकारा आपको देते हैं और आपकी आयु को दीर्घ करते हैं। बात करें 7th हाउस की, तो 7th हाउस में राहु है। मैं पहले से ही आपको कह रही हूँ, पहले वीडियो में भी मैंने कहा था, अभी भी कह रही हूँ। देखिए अभी समय लगेगा राहु को यहाँ से ट्रांजिट होने में, राहु क्योंकि वक्री चलते हैं राहु और केतु, तो वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाएंगे। वो अष्टम भाव में जाने के बजाय कुछ समय के बाद ही वो समय आने वाला है जब वो अष्टम में जाने के बजाय छठे घर में जाएंगे आपके पीछे। तो एक स्थिति अभी ऐसी आएगी जब शनि और राहु लगभग एक साथ होंगे, कंजक्शन में होंगे। वो स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होगी। 2 दुष्ट ग्रह, 2 पापी ग्रह एक साथ, कहेंगे मैडम स्थिति कैसे अच्छी होगी? तो देखिए, छठे शाठ्यम समाज रेत, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है। तो छठा जो घर है वो रोग ऋण और शत्रु का घर है। उसमें जब 2 ये इनका जो कंजक्शन होगा आपके 7th और 6th हाउस के बॉर्डर पर होगा, तो जब वो वहाँ पर होंगे दोनों एक साथ ऑलमोस्ट कंजक्शन में, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनसे आप जूझ रहे थे बहुत लंबे समय से, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। मैं आगे आने वाले समय पर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब तक राहु आपके 7th हाउस में है, अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहिए। अगर नहीं रहेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, 1st हाउस में केतु है, आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि केतु ज़बरदस्त इंट्यूशन देता है, इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है कि वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पता लगेंगी और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। हाँ, राहु आपकी व्यापारिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस पार्टनर्स के लिए अच्छा है, और आपके सामाजिक रिलेशंस के लिए भी अच्छा है, मित्रों के लिए भी अच्छा है, लेकिन ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल वक्री और नीच होकर के आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव आपका ससुराल का घर है, ऑकल्ट का घर है, रहस्य का घर है, पाताल है, ये पाताल है, रंध्र है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा मेरे गुरु जी कहते थे, मैं तो क्या कहती हूँ, सूर्य और मंगल जब अष्टम भाव में आते हैं या वहाँ के स्वामी होते हैं, तो अष्टम भाव ठंडक, पाताल, अंधेरा, रंध्र, वहाँ जब कोई भी अग्निग्रह आएगा तो उसको प्रकाशित करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो जब मंगल यहाँ के स्वामी हैं, तो जब वो नीच होंगे और वक्री होंगे तो यहाँ के रिजल्ट्स उतने ही शिद्दत से देंगे जितना 11th हाउस के देंगे। तो क्या होगा कि अष्टम भाव से आपको ससुराल से लाभ होगा, वसीयत से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें लाभ होगा, आप ऑकल्ट में उसमें लाभ होगा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोल, खनिज या आर्कियोलॉजी में आप हैं उसमें, उससे आपको लाभ होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन। तो और मंगल क्या है? मंगल एनर्जी, मंगल पराक्रम, मंगल उत्साह। तो क्या होगा कि एक बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, देखिए मंगल वक्री और नीचे है, बहुत शोर हो रहा है उसका, उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। पहली बात, क्रोध से बचिए, मैं फिर से कह रही हूँ, क्रोध से बचिए। दूसरी चीज़, उतावलेपन से बचिए। कोई भी डिसीजन फटाफट स्पीड में लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब 11वें भाव में है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, 11वां भाव आपका लाभ का भाव है। तो लाभ तो होगा डेफिनेटली, स्पीडली होगा, लेकिन कोई भी निर्णय उससे रिलेटेड, आप 11वें भाव से रिलेटेड अगर लेते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, शादी करनी है, कोई बड़ा काम करना है, कुछ भी डिसाइड करना है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे थे, अब जब उसका लास्ट
डिसीजनिंग टाइम आया। मैं 11वां घर भी इसके साथ साथ डिस्कस कर दे रही हूँ, बाद में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि वो ये लंबा टाइम है, 80 डेज का टाइम है, और ये अभी शनि के पुष्य नक्षत्र में होंगे और मंगल और शनि मित्र नहीं है ना। तो थोड़ा सा तो आपको संभालना पड़ेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है। हम में से जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी बता रहे हैं, उसका पर्पज़ ही ये है कि जो सावधानियाँ, किसी भी ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोबिया करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बुरा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आसमान गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं जी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चैनल देखते हैं तो उसका पर्पज़ ये है कि अगर आपको लगता है भाई कोई प्रॉब्लम आने वाली है, सपोज़ तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है, तो भैया छाता लेके बाहर जाओ। या आपको लगता है कि आंधी तेज आने वाली है तो उतनी देर घर में बैठो। तो यही पर्पज़ है आपको ये समझाने का कि भाई देखो, मंगल वक्री है, नीच है, तो इस समय दो चीज़ें, पहला क्रोध नहीं करना है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए, अपने आप को कूल कीजिए। और दूसरी बात ये, कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते तो ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि मंगल स्पीड, मंगल एनर्जी लग रही है लाभ में, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। ये विपरीत राजयोग नहीं है, लेकिन काम विपरीत राजयोग की तरह ही करेगा। ये जो एनर्जी है, इसको अगर आप प्रॉपर्ली चैनलाइज करेंगे तो जबरदस्त बेनिफिट आपको होगा। बात करें आपके नवम भाव की, तो भाग्य की वल्ले वल्ले, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में। तो देखिए, ये ऐसा समय है कि जब आपको अपनी मेहनत पूरा दम लगा के कर दीजिए जो भी करना है, क्योंकि बृहस्पति इस समय भाग्य का फुल सपोर्ट देने के लिए आपके साथ है। नवम भाव में बृहस्पति जबरदस्त कारक है। बृहस्पति धन के कारक, संतान के कारक, जीव के कारक, संपदा के कारक, सुख के कारक, कुटुंब के कारक और पूर्ण उत्थान के कारक। ऐसा ग्रह जब वक्री होकर के बैठा है, वो भी मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, उससे अच्छी स्थिति कहीं है नहीं। बहुत शुभ अवस्था में, बहुत मुदित अवस्था में, बहुत प्रसन्न अवस्था में है। तो इस समय जो भी आप कर्म करेंगे उसके रिजल्ट्स मल्टीपल टाइम्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं अरे भाग्य तो किसी ने बोला ही है, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला अच्छा भाग्य सब अच्छा हो जाएगा, तो नहीं जी, बिना करे कुछ नहीं होगा। वो आपको एफर्ट्स करनी है। बस यही है कि जिस समय समय अच्छा है उस समय अपना जो ताकत है उसको 10 गुना लगा दीजिए, ताकि 100 गुना फल मिल जाए। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव के स्वामी सूर्य है, आपके दशम भाव के स्वामी बुध आपके सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि मिथुन राशि है यहाँ पर। तो जो राजकुमार राजा की गोद में है, जो राजकुमार राजा के साथ में उसके रथ पर सवार है, उससे ज़्यादा सुरक्षित, उससे ज़्यादा सेफ, उससे ज़्यादा पराक्रम की अवस्था में वो और कहाँ होगा भला। तो क्या होगा कि जब दशम का स्वामी तीसरे भाव में, यानी कर्म का स्वामी पराक्रम में बैठा है, आपका हर हाउस एक ही बात कह रहा है, मेहनत कीजिए, फल जबरदस्त मिलेगा। तो जब आप मेहनत करेंगे तो दशम के भाव यानी कर्म भाव जो आपका है 10th हाउस, राज्य से सुख, पिता से सुख, कर्म स्थान पर सुख तभी मिलेगा जब आप पराक्रम यानी मेहनत करेंगे। 11वां घर में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य है, शुरू में आपके 15 दिन आपके 3rd हाउस में पराक्रम घर में, और बाद में सुखेश में है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। 12वां घर व्यय, 12वां घर विदेश, 12वां घर जेल, अनाथाश्रम, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, इस सब का घर है। सूर्य यानी राजा जब यहाँ का स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठेगा या चतुर्थ भाव में बैठेगा, तो जो भी आपका खर्चा होगा वो सुख का कारण बनेगा, दुख का कारण नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गवर्नमेंट से मदद मिलेगी, आपके वीज़ा वगैरह से रिलेटेड कोई काम अगर रुके हुए हैं तो उनमें बेनिफिट मिलेगा, और जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो नुकसानदायक नहीं होंगे। खर्चा होगा डेफिनेटली, लेकिन वो आपके सुख का कारण बनेगा। ये है मेरा एनालिसिस दिसंबर महीने के लिए। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। देखिए, राहु 7th हाउस में, तो दुर्गा का पाठ किसी भी रूप में आप करना चाहें कीजिए, आपको करना ही चाहिए। और मंगल और शनि दोनों के लिए अगर आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करते हैं तो दोनों सध जाएंगे उससे। ये 2 चीज़ें भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत कल्याण होगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए अगले महीने। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट कीजिएगा जैसे भी आपको लगा है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।